नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि काशीराम जी ने कोई राजनीतिक पद अपने जीवन भर में नहीं लिया। काशीराम कई नाम से जाने जाते थे। कोई उनको बहुजन नायक कहता था, कोई उनको मान्यवर कहता है, कोई उनको साहिब के नाम से जानता है। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक में काशीराम भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में एक चमकता हुआ सितारा बन गए थे। उन्होंने दलित राजनीति में एक अहम स्थान बनाया। वो अपनी राजनीति से ज्यादा दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो खुद देश में जातिवाद और भेदभाव के शिकार थे। सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने इस भेदभाव को झेला और दलितों को उनके हक दिलाने की लड़ाई लड़ने का प्रण लिया और उसमें काफी सफल भी रहे। उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन खुद कभी कोई पद नहीं लिया। 15 मार्च 1934 को काशीराम जी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के रूपनगर यानी आज के रोपड़ जिले में हुआ था। रोपड़ के शासकीय महाविद्यालय से 1956 में डिग्री हासिल करने के बाद वो पुणे की गोला बारूद फैक्ट्री में प्रथम श्रेणी के वन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। जल्द ही उन्हें प्रशासन में जातिगत आधार पर भेदभाव झेलना और अपमान सहना पड़ा। उन्होंने अपने सरकारी दफ्तर के ही ऑफिस में पाया कि जो कर्मचारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी लेते थे, उनके साथ जातिवादी भेदभाव किया जा रहा था। 1964 में इसे खत्म करने के लिए वो एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। बताया जाता है कि उन्होंने ये फैसला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब एनहलेशन ऑफ कास्ट पढ़कर लिया था। इस किताब का अर्थ है जाति प्रथा का खात्मा। वो अंबेडकर और उनके दर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। उन्हीं से प्रभावित होकर पहले वो कर्मचारियों के स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करने लगे और इसकी वजह से उन्हें जल्द ही नौकरी से सस्पेंड होना पड़ा। फिर उन्होंने उस अधिकारी की पिटाई कर दी जिसने उन्हें निलंबित किया था। काशीराम ने पहले लंबे समय तक दलितों की आवाज उठाने के लिए काम किया और राजनीति की मुख्यधारा से लंबे समय तक दूर भी रहे। उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति यानी DS4, 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ जो बाम सेफ के नाम से जाना जाता है, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की जो मूल रूप से सामाजिक संगठन था, लेकिन DS4 का राजनीतिक प्रभाव भी था। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि दलितों के उत्थान के लिए अब राजनीति में आना ही पड़ेगा और 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर काशीराम ने बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर औपचारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। काशीराम ने पहला चुनाव छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से लड़ा था और अपनी पार्टी के प्रमुख बने रहे। उसके उत्थान के लिए ही अपना बाकी का जीवन लगा दिया। उन्होंने मायावती से राजनीति में उनको लाते वक्त वादा किया था कि वो एक दिन उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और उन्होंने हमेशा ही बहन जी को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब भी उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो काशीराम ने खुद कोई पद न लेकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रच दिया। काशीराम ने सादगी अपनाते हुए दलितों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने खुद को परिवार से भी अलग कर लिया था। उन्हें हमेशा बसपा सुप्रीमो कहा जाता था। वास्तव में वो जमीनी कार्यकर्ता थे और हमेशा लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ने की कोशिश करते थे। 6 अक्टूबर 2006 को उनके निधन के बाद उनकी जगह मायावती ने जरूर ली, लेकिन अभी तक काशीराम का उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों काशीराम के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्होंने उन्हें दलित राजनीति के उत्थान का चेहरा बना दिया। काशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी न रहे हों, लेकिन इस बारे में कई तर्क दिए जा सकते हैं कि कैसे अंबेडकर के बाद काशीराम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली भूमिका निभाई। बेशक अंबेडकर ने एक शानदार संविधान के जरिए इस परिवर्तन का पूरा खाका यानी ब्लूप्रिंट खींच दिया था, लेकिन वो काशीराम ही थे जिन्होंने इसे राजनीति के रूप में धरातल पर उतारा। काशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। BSc की पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी की। आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। काशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। 1981 में उन्होंने DS4 की स्थापना के बाद अगले ही साल द चमचा एज लिखा। इस किताब की खूब लगातार चर्चा भी हुई। ऐसे लोगों का जिक्र किया जो दलित नेताओं की आलोचना करते थे
और कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा पार्टी के लिए जो दलित नेता चमचा बनकर काम करते थे, उनकी आलोचना इस किताब के जरिए की। वहीं 1983 में साइकिल रैली का आयोजन कर देश में अपनी ताकत को गिनवाया। एक रैली की जहां 3 लाख लोगों ने तब हिस्सा लिया था। 1984 में बसपा की स्थापना के बाद लगातार वो उस आंदोलन को आगे बढ़ाते चले गए। बहुत कम समय में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उत्तर भारत की राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की शब्दावली बीएसपी ही प्रचलन में लाई। हालांकि मंडल दौर की पार्टियां भी सवर्ण जातियों के वर्चस्व के खिलाफ थीं। दक्षिण भारत में पहले से ही था। काशीराम का मानना था कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, उसके लिए गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। काशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने काशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और बसपा को राजनीति में एक अहम ताकत के रूप में खड़ा किया। मायावती काशीराम की तरह कभी भी एक राजनीतिक चिंतक नहीं रही। काशीराम 2006 में मृत्यु से करीब 3 साल पहले से ही एक्टिव नहीं थे। इस बात का जवाब कभी नहीं मिल पाता कि अपनी बीमारी और मौत के कई साल पहले ही काशीराम ने मायावती को अपना राजनीति का प्रतिनिधि क्यों चुन लिया। लेकिन ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और मायावती ने उनकी राजनीति को आगे बढ़ाया, इसके लिए वो सबसे अहम दावेदार भी थीं। व्यक्तिगत रूप से काशीराम एक सादा जीवन गुजार कर चले गए, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा बहस रही कि धन वैभव का प्रदर्शन भी दलित सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। दोस्तों, मान्यवर काशीराम को लेकर आपका क्या विचार है? आप क्या मानते हैं कि दलित चिंतक और दलित बुद्धिजीवी के साथ साथ राजनीतिक रूप से जो उन्होंने दलितों के लिए विरासत बनाई, उसका आज असर कितना देखा जा रहा है? और आज जो दलितों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो पाई है, उसमें काशीराम का आप रोल कितना मानते हैं? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अहम खबरों और जानकारी से आप पीछे न छूट जाएं।